कानून शहादत ऑर्डर 1984 इसके 13 चैप्टर्स हैं, 166 आर्टिकल। तो इसको कानून शहादत ऑर्डर को ऑर्डर या ऑर्डिनेंस क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। इसको हम एक्ट क्यों नहीं बोलते बाकी एक्ट्स की तरह, तो इसको ऑर्डर या ऑर्डिनेंस क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई कानून जो प्रेसिडेंट पास करता है, प्रेसिडेंट बनाता है, जब भी नेशनल असेंबली, सारे कानून तो हमारे नेशनल असेंबली बनाती है, लेकिन जब नेशनल असेंबली जो है इन सेशन नहीं होती, तो एमरजेंसी सिचुएशंस में और मुल्क के हालात ऐसे हो जाएं कि मुल्क के लिए लॉ बनाना ज़रूरी है, कोई भी सिचुएशंस ऐसी हो जाएं कि लॉ बनाना ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट जो भी लॉ बनाता है वो होता तो कम अरसे के लिए है, जैसे कि 4 मंथ्स के लिए होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि अगर नेशनल असेंबली इन सेशन नहीं है और मुल्क के हालात ऐसे हैं और ज़रूरत पेश आई है कि कोई लॉ बनाना ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो कोई लॉ बना सकता है, और वो कुछ अरसे के लिए होता है, जैसे 4 मंथ्स के लिए होता है। और जब उसको बाद में वो उसका टाइम पीरियड ओवर होने के बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है लॉ। लेकिन अगर उसको जब नेशनल असम्बली बाद में इन सेशन होती है, कोई नेशनल असम्बली दोबारा बनती है, जैसे पहले नेशनल असम्बली डिज़ोल्व थी तो लॉ बनाना ज़रूरी था, तो प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया। लेकिन उसके बाद जब नेशनल असम्बली दोबारा से कोई बनती है तो उसमें वो लॉ सामने आता है जो प्रेसिडेंट ने पास किया था, तो वो नेशनल असम्बली के पास लाया जाता है, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो तब तो वो बिल होता है। जब नेशनल असम्बली उसको पास कर देती है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। और लेकिन इसको पास क्योंकि प्रेसिडेंट ने किया था, प्रेसिडेंट ने इसको बनाया था, तो इस वजह से इसको ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं। इसके साथ ऑर्डर है कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसके अंदर 13 चैप्टर्स हैं, 16 आर्टिकल्स हैं। इसके प्रियम्बल को पहले पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 30 मुहर्रमुल हराम 1405 26 October 1984 is hereby published for general information। अच्छा, इसके अंदर 2 डेट्स दी गई हैं, एक 26 अक्टूबर और एक दी गई है 28 अक्टूबर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए। जैसे इसमें लिखा है कि ये ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट ने कब पास किया है, मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन 30 मुहर्रमुल हराम। मुहर्रम का अगर महीना देखें तो मुहर्रम की डेट थी वो 30 मुहर्रम थी। ईयर कौन सा था, 1405 405। ठीक है ना, 30 मुहर्रम 1405 1405 को बनाया गया था। और अगर दूसरी डेट देखें तो 26 अक्टूबर 1984 को ये प्रेसिडेंट ने पास किया था। 26 अक्टूबर 1984 को प्रेसिडेंट ने इसको पास किया था। और ये पब्लिश्ड कब हुआ था, इन्फोर्स्ड कब हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ये इन्फोर्स हुआ था 28 अक्टूबर 1984। तो अब इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये 2 डेट्स किस लिए हैं। 26 अक्टूबर जो है इसकी पासिंग डेट है जब प्रेसिडेंट ने इसको पास किया था, और 28 अक्टूबर वो डेट है जब इसको इन्फोर्स किया गया था पाकिस्तान के अंदर। अब इसकी रीज़न क्या है, इसको क्यों बनाया गया था। Whereas it is expedient to revise, amend, consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the Sunnah with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या थी, क्यों इसको बनाया गया। जब इंडिया और पाकिस्तान पहले जब इकट्ठे थे, या 1947 से लेकर 1984 तक कौन सा एविडेंस, कौन सा लॉ यूज़ किया जाता था शहादतें रिकॉर्ड करने के लिए, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, तो तब वो लॉ ऑफ एविडेंस था। लॉ ऑफ एविडेंस तब यूज़ किया जाता था। फिर इसको लॉ ऑफ एविडेंस को चेंज किया गया, कानून शहादत ऑर्डर के साथ रिपील कर दिया गया। इसकी वजह क्या थी कि लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इस्लाम और सुन्ना से मुतज़ाद थी। ठीक है, और उनको कुछ चीज़ों को, कुछ एविडेंसेस के प्रोविजंस को इस होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक ढालने के लिए इसको जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 को पास किया गया था। इस वजह से इसको बनाया गया था, ये इसकी रीज़न थी। Now therefore in the pursuance of the proclamation of 5th day of July 1977 and in the exercise of all the powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following order। जितनी भी प्रोविजंस मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर जो प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है कि वो
बना सकता है, कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है 4 मंथ्स के लिए, तो उसके मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है था वो पास किया गया था। और इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि QSO को किसके साथ रिप्लेस किया गया था, तो QSO को रिप्लेस किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ रिप्लेस किया गया था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में है। फर्स्ट पार्ट का अगर नाम पूछा जाए तो वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, मतलब फैक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे रेलिवेंट होते हैं। फैक्ट्स असल में होता क्या है ये भी आगे हम इसकी डेफिनेशंस में पढ़ेंगे और वो कैसे एक दूसरे के साथ रेलिवेंट है। अगर फर्स्ट पार्ट का नाम देखा जाए तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, और चैप्टर 1 है, पार्ट 1 का चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी में क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। प्रिलिमिनरी शुरुआत को कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला किसी भी लॉ के अंदर सबसे पहला जो उसका सेक्शन होता है या आर्टिकल होता है वो उसके टाइटल के बारे में होता है, उसके एक्सटेंट के बारे में होता है और उसके कमेंसमेंट के बारे में होता है। इसका आर्टिकल अगर हम 1 देखें तो उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका टाइटल क्या है, ये कहाँ तक लागू होता है और ये कब लागू हुआ था, कब इन्फोर्स्ड हुआ था। क्लोज 1 कहते हैं दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत ऑर्डर 1984। इस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहेंगे। क्लोज 2 कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये इसके एक्सटेंड के बारे में कि इसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में कि ये कहाँ पर अप्लाई होता है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये अप्लाई होगा। ये नहीं कि पंजाब में तो अप्लाई होगा, बलूचिस्तान में अप्लाई होगा लेकिन सिंध में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में लागू होगा, ठीक है, पूरे पाकिस्तान पर इसकी जुरिस्डिक्शन है। एंड अप्लाइज टू ऑल दी जुडिशल प्रोसीडिंग्स, तमाम जुडिशल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा। जुडिशल प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं, जो कि कोर्ट के अंदर होती हैं, वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती है। एंड अप्लाइज टू ऑल द जुडिशल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जितनी भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं उन पर अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल, अ ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और कज़ाई जुडिशियल पार्ट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, बट डजंट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अच्छा, इसमें कहा गया है कि ये तो एक पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होगा और जितनी भी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट के सामने होती हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, जिसमें सिविल क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। सिविल की अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जुडिशियल की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसमें अगर एविडेंसेस की स्टेट आ गई है, शहादत रिकॉर्ड करवाने की स्टेट आ गई है, तो उसके ऊपर ये सारी प्रोविजंस इसकी अप्लाई होंगी कि हमने कैसे शहादत रिकॉर्ड करनी है, कौन कौन से एविडेंसेस हम दे सकते हैं और कौन कौन से हम नहीं दे सकते, ये सारी इसके ऊपर अप्लाई होंगी। और कोर्ट मार्शल में अब कौन कौन सी कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है, कोर्ट मार्शल होती है जो कि आर्मी की कोर्ट्स होती हैं, गवर्न बाय आर्मी की कोर्ट्स होती हैं और जिसमें जो है आर्मी में के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रायल चलता है, ठीक है। और ट्रिब्यूनल कोई भी एक स्पेशल कोर्ट होती है जो कि एक स्पेशल किस्म के केसेस को सुनने के लिए होती है, जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल है, जितने भी हमारे ये मुलाजमीन के केसेस चलते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के केसेस चलते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में चलेंगे, लेबर केसेस होंगे वो लेबर ट्रिब्यूनल में चलेंगे। तो ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए जो बनाई जाती हैं वो ट्रिब्यूनल्स, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और कज़ाई जुडिशियल पार्ट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। कज़ाई जुडिशियल पार्ट्स कौन सी होती हैं, कज़ाई जुडिशियल वो होता है कि जैसे कि एक तो जुडिशियल होती है जो कि कोर्ट के पास होती है, प्रॉपर एक कोर्ट बनी होती है, जज होता है, हर चीज़ होती है। उसके अंदर कज़ाई जुडिशियल जो कि जस्ट लाइक कोर्ट, एक प्रॉपर कोर्ट नहीं होती, जस्ट लाइक कोर्ट। इसके अंदर वो वाली प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, या जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं और एग्जेक्टिव ऑफिशियल जो कि प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती है। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कोई भी प्रोसीडिंग्स चलाता है किसी भी इंसान के ख़िलाफ़, किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ चलाता है तो वो कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आएंगी, ठीक है। और बट इट डज़ नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ऊपर तो था कि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन उसके इसी क्लॉज 2 के अंदर उसके एंड पे बताया गया कि ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, आर्बिट्रेटर के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। कानून शहादत ऑर्डर आर्बिट्रेटर्स के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब आर्बिट्रेटर क्या चीज़ है, आर्बिट्रेटर एक तो केस कोर्ट के अंदर चलता है, ठीक है, और एक केस अगर एक पार्टी चाहती है तो वो आर्बिट्रेटर
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए भी अपना केस चला सकती है, जिसके अंदर एक न्यूट्रल पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। एक न्यूट्रल बंदा होता है, उसको उसके सामने जो है दो पार्टियां अपना केस लेकर आती हैं और वो बंदा न्यूट्रल होता है, वो किसी भी एक पार्टी के साथ का नहीं होता, न्यूट्रल होता है और वो उसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। जस्ट लाइक कोर्ट होती है, वो प्रॉपर कोर्ट नहीं होती, तो उसके सामने जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो भी इसी के अंदर वो भी इसके ऊपर अप्लाई होंगी, ठीक है ना। कानून शहादत की प्रोविजंस उसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। और ये इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। फैमिली कोर्ट्स के जितने भी प्रोसीडिंग्स है उसमें शहादतें जो रिकॉर्ड करवाई जाती हैं उसके ऊपर QSO अप्लाई नहीं होता। इसके अंदर आपके काफ़ी सारे MCQs बन रहे हैं, जिसके ऊपर कि पहला वो आपसे ये पूछ सकता है कि किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, तो आप बताओगे कि सिविल क्रिमिनल सारी प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है, कोर्ट मार्शल के ऊपर अप्लाई होता है, ट्रिब्यूनल के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जुडिशियल और कज़ाई जुडिशियल के ऊपर होती हैं वो सब पे अप्लाई होता है। लेकिन किस पर अप्लाई नहीं होता, तो वो आर्बिट्रेटर और फैमिली कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और इसका थर्ड क्लॉज जो है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि उसके ऊपर आपने देखो शॉर्ट टाइटल पढ़ लिया, एक्सटेंट पढ़ लिया और कमेंसमेंट देख लो कि कमेंसमेंट में क्या है कि ये एक बार ही पूरा का पूरा इन्फोर्स्ड हो गया था, एक बार ही लागू हो गया था। ये नहीं हुआ था कि हाफ तो पहले हाफ लागू हो गया, हाफ इन्फोर्स कर दिया और हाफ बाद में हुआ, ऐसे नहीं था। 1 बाय 1 ये इन्फोर्स नहीं हुआ, ये एक साथ ही पूरा का पूरा कानून जो था, पूरा का पूरा ऑर्डर था, ये एक साथ ही इन्फोर्स हो गया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसका जो पार्ट 2 है वो आर्टिकल 2 है, वो इंटरप्रिटेशन का आर्टिकल है, जो कि डेफिनेशंस के बारे में होता है। हर लॉ जो भी हम पढ़ते हैं ज़्यादातर उसके अंदर उसका सेक्शन या आर्टिकल जो 1 होता है वो उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होता है, और दूसरा जो आर्टिकल होता है वो उसका ज़्यादातर डेफिनेशंस के बारे में ही होता है। मोस्टली ऐसे ही होता है, कोई बहुत रेयर ऐसे लॉज होंगे, बहुत रेयर ऐसे एक्ट्स होंगे जिसके अंदर ये दूसरा जो है आर्टिकल उसका डेफिनेशंस के बारे में ना हो, लेकिन ज़्यादातर डेफिनेशंस का ही होता है। तो दूसरे एक्ट में हम पढ़ते हैं, दूसरे इसके आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस के बारे में। आर्टिकल 2 में डेफिनेशंस के पार्ट में सबसे पहला जो क्लोज है वो ए है। ए के क्लोज में कोर्ट की डेफिनेशन बताई गई है। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल द पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। कोर्ट के अंदर में वो कहता है कि कोर्ट के अंदर वो तमाम लोग आते हैं, जिसमें मतलब वो तमाम जजेस आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स आते हैं। एक पहली चीज़ ये है कि हम इस बात पे कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि जजेस और मैजिस्ट्रेट तो एक ही चीज़ है, इसको अलग अलग लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो जजेस तो हम तब यूज़ करते हैं, देखो जब सिविल की प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो तब हम जजेस लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तब जज कहते हैं, और जब क्रिमिनल की प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो हम वहाँ पर मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। इस वजह से उसने सिविल और क्रिमिनल की दोनों की प्रोसीडिंग्स के हिसाब से लिखा है कि जजेस और मैजिस्ट्रेट दोनों इसके अंदर कोर्ट में इंक्लूड होंगे। एंड ऑल दी पर्सन्स, कौन से तमाम बंदे, अगर हम एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर लीगली अथॉराइज्ड को देखें तो ऑल दी पर्सन्स वाला तब फिक्रा हमारा जो है कंप्लीट होगा। ऑल दी पर्सन्स लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस, और वो तमाम लोग जो जिनको लीगली अथॉराइज किया गया है कि वो एविडेंस ले सकते हैं, वो कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड है। अब लीगली अथॉराइज्ड कौन से बनते हैं, कौन से वो लोग हैं, जैसे एक इंक्वायरी ऑफिसर होता है, उसको सारे जितने भी इंक्वायरी करने का हक होता है, लीगली तौर पर वो अथॉराइज्ड होता है कि वो इंक्वायरी करे, तो उसके ऊपर भी ये वो भी कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। और जो कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है सिविल और क्रिमिनल के केसेस में, जो भी कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है तो वो भी कोर्ट की डेफिनेशन में ही होगा, ठीक है ना, वो भी कोर्ट कहलाएगा। लेकिन ये कोर्ट की डेफिनेशन में कौन से लोग अब अप्लाई नहीं, कौन से लोग जो है कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते, वो है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स का लफ्ज़ उसने यूज़ किया। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि QSO किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, QSO जो है वो आर्बिट्रेटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो फिर कोर्ट की डेफिनेशन में जो QSO में कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर जो है आर्बिट्रेटर्स नहीं आते। कोर्ट में कौन कौन से लोग आते हैं, जजेस, मैजिस्ट्रेट और वो तमाम लोग जो कि लीगली अथॉराइज्ड हैं कि वो एविडेंस ले सकते हैं, जैसे कि कमिश्नर वगैरह होते हैं और इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आते।
दूसरा इसका क्लोज है बी पार्ट जो है वो डेफिनेशन डॉक्यूमेंट के बारे में है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। वो कहता है कि डॉक्यूमेंट हर वो चीज़ जो कि एक्सप्रेस की गई है, डिस्क्राइब की गई है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी आपने कोई चीज़ जो कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है लेटर्स की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में या मार्क्स की फॉर्म में, कोई भी चीज़ जो है आपने किसी सब्सटेंस के ऊपर लिख दी है ना, तो वो डॉक्यूमेंट होगा। या इनमें से एक या दो, इनमें से कोई भी दो चीज़ों से मिलाकर कोई एक स्टेटमेंट लिख दी है। जैसे हम अगर फिगर्स के फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 की फॉर्म में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, या लेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं, ABC की फॉर्म में लिखते हैं, या कोई मार्क्स साइन वगैरह बना देते हैं, या इनमें से दोनों चीज़ों से मिलाकर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, लेटर्स भी हैं, फिगर्स भी, और या सारी चीज़ों से इकट्ठे से, जिसमें लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। उससे हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी चीज़ लिख देते हैं, कोई भी मैटर एक्सप्रेस करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, और जिसको हम इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं, और विच मे बी यूज्ड, और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, कि हम उसको नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको एज आ एविडेंस यूज़ कर सकें। तो वो क्या कहलाएगा, वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जैसे कि कोई भी राइटिंग है, इलस्ट्रेशंस में कहता है कि आ राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ हमारे पास लिखी हुई है तो वो डॉक्यूमेंट है। जैसे ये हमारी बुक एक डॉक्यूमेंट है। या जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो फिर उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड एंड आर दी डॉक्यूमेंट्स। तो ये जितने भी वर्ड्स प्रिंट किए जाते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। और ये जो मूवी होती है, मूवीज़, ये भी डॉक्यूमेंट है। फिर ये जो वीडियोज़ होती हैं कैसेट की फॉर्म में, जो वीडियोज़ होती हैं, मूवी फिल्म्स होती हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। और अ मैप और अ प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट, कोई किसी भी चीज़ का एक मैप बना दिया गया है, वो भी डॉक्यूमेंट है। जैसे पाकिस्तान का एक मैप है, या किसी भी अगर घर का मैप है, किसी भी बिल्डिंग का मैप है, वो जो है डॉक्यूमेंट कहलाएगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, किसी भी स्टोन के ऊपर कोई चीज़ आपने बना दी है, जैसे अगर एक पत्थर के ऊपर आपने कोई पिक्चर बना दी है तो वो डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपने एक साइन बना दिया, तीर का निशान भी बना दिया है, कोई पिस्टल का निशान बना दिया, तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये जो ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ होता है, जो कि खून से लथड़ा हुआ जो कपड़ा होता है, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट है। जैसे क्रिमिनल केसेस के अंदर जब भी किसी की एक डेथ कॉज की जाती है, किसी का मर्डर किया जाता है, तो उस डेड बॉडी ने जो भी कपड़ा पहना होता है, जो भी ड्रेस पहना होता है, उसके ऊपर जो खून लगता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है। उसका मेडिकल रिपोर्ट उसकी लाई जाती है, उसका जब मेडिकल करवाया जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। सी पार्ट है इसका एविडेंस जो कि कानून शहादत जो है पूरी एविडेंस के ऊपर ही बेस करती है। डॉक्यूमेंट और एविडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आता है। एविडेंस इंक्लूड्स all the statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. अच्छा, एविडेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। रिटन जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम रिटन कहते हैं या डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं उसको, और ओरल एविडेंस होते हैं। एविडेंस क्या होता है, जो भी शहादत जो हम कोर्ट के सामने पेश करते हैं, अपने स्पोर्ट में कोई भी चीज़ हम कोर्ट के सामने पेश करते हैं, वो एविडेंस होती है। और एविडेंस जो ओरल हम देते हैं वो किस तरह से देते हैं, वो कहते हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, विच कोर्ट परमिट्स, जिसकी कोर्ट इजाज़त देती है, और रिक्वायर्स टू बी मेड, और चाहती है कि उसके सामने लाई जाए, बाय द विटनेसेस के ज़रिए, इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट,
जो कि मैटर ऑफ फैक्ट के साथ जिसका कोई ताल्लुक हो, ठीक है ना। अंडर इंक्वायरी, जो मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी है, जिसके बारे में केस चल रहा है, ठीक है, जिसको जानना, जिसके बारे में पूरी लिटिगेशन चलती है, वो मैटर ऑफ फैक्ट के रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक विटनेस जानता है, जो कोर्ट चाहती है कि उसको मेरे सामने लाया जाए, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। अच्छा, अब विटनेस क्या होता है? विटनेस वो बंदा होता है जिसको तमाम फैक्ट के बारे में पता होता है। विटनेस इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्विंटेड विथ ऑल द फैक्ट्स। वो बंदा जिसको तमाम फैक्ट्स के बारे में पता होता है वो विटनेस होता है। कोर्ट चाहती है कि वो बंदा आए मेरे सामने और आके मुझे सारी स्टेटमेंट ओरली बताए कि उसने क्या देखा, क्या जो कोर्ट के अंदर लिटिगेशन चल रही हैं वो वाकई में वैसी हैं, जो डॉक्यूमेंट के अंदर एक बात लिखी है क्या वो वाकई में वैसी है, उसको अटेस्ट करे, या मुझे बताए कि उसने क्या देखा है। किसी मर्डर केस के अंदर एक आई विटनेस है, वो स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस होता है पार्टी के लिए। तो कोर्ट उसको बुलाती है कि मुझे बताए क्या इसने वाकई में मर्डर होते देखा है, किसको देखा है उसने मर्डर करते हुए। तो वो जो ओरली कोई भी एक बंदा अगर कोर्ट के सामने बयान देता है तो वो ओरल एविडेंस कहलाता है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोर्ट उसको क्या कर सके, उसके ऊपर इंक्वायरी कर सके, उसको उसकी जांच पड़ताल कर सके, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, उसको क्या कहते हैं, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उन डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मामला केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट मुकवा सकती है ना कि भाई अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे ला के दिखाओ, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपना ला के दिखाओ, ताकि मैं देखूं वाकई में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही हुआ था या नहीं। ज़बानी कलाम में तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट की बेस पर चलेगा काम। तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे एक ये जो हमारे क्रिमिनल केस के अंदर आपका रेप का केस चल रहा है, तो उसके अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट लेकर आई जाती है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, कॉपी नहीं चलती, कॉपी एक्सेप्शनल केसेस में चलती है। वो एक्सेप्शनल केसेस भी आगे बताए हुए हैं कि कौन कौन से केसेस के अंदर कॉपी चल सकती है, लेकिन जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चलता है। अच्छा, इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो ओरल एविडेंस के कंपैरिजन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं वो एक्सक्लूड्स दी ओरल एविडेंस। अगर एक बंदा डॉक्यूमेंट्री शेप में एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा बंदा प्रोड्यूस कर रहा है ओरली एविडेंस दे रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जो बंदा एक डॉक्यूमेंट की शेप में प्रोड्यूस कर रहा है तो वो विन करेगा, केस उसके हक़ में ज़्यादा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड्स दी ओरल एविडेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, ओरिजिनल और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। ये भी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। डी पार्ट है इसका फैक्ट। फैक्ट इंक्लूड, इसके अंदर भी दो चीज़ें बताई गई हैं। फैक्ट कौन कौन से होते हैं? फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ द थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो कि परसीव्ड बाय सेंसेस, और सेकंड में भी हम देखते हैं कि सेकंड चीज़ में क्या बताया गया है। फर्स्ट वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जो एक बंदा अपने नॉर्मल सेंसेस के ज़रिए, एक नॉर्मल सेंसेस क्या होती हैं एक इंसान की, उसके देखने की, सुनने की, समझने की, सूंघने की, स्मेल करने की, टच करने की, ये नॉर्मल उसकी 5 सेंसेस होती हैं किसी भी इंसान की। अपने नॉर्मल सेंसेस के ज़रिए जो एक बंदा परसीव कर सकता है कि वाकई में ये चीज़ है, इसकी स्टेट ऐसी है, ये इस तरह की एग्जिस्ट करती है, या इस चीज़ का इसके साथ ऐसा रिलेशन है, तो वो फैक्ट कहलाएगा। जैसे एक बंदा कहता है कि भाई ये एक बुक है जो मेरे सामने पड़ी है, तो सबको पता चल रहा है कि देखने से पता चल रहा है ये बुक है, सब मानेंगे कि ये बुक है, ये फैक्ट है। और कोई एक बंदा कहता है कि मैंने किसी की चीख की आवाज़ सुनी है, ठीक है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, तो उसने सुना है तो ये फैक्ट है, ठीक है। और अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने देखा है कि उसने उसका कत्ल किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने मर्डर करते हुए देखा है, तो ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। और किसी चीज़ का किसी के साथ रिलेशन कैसा है,
रिलेशन मतलब कैसे? एक बंदा कहता है कि मैंने एक इंसान को यहाँ से दौड़ते हुए जाते हुए देखा है, जल्दी से घबराते हुए और भागते हुए जाते हुए देखा है, और थोड़ा आगे जाके वो देखता है कि आगे किसी का कत्ल हुआ है। तो इन चीज़ों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो हो सकता है ना, कि मैं भी उस बंदे ने कत्ल किया है जो कि इधर से अभी भी भाग के गया है, इतनी घबराहट में भाग कर गया है। तो ये चीज़ों का जो आपस में रिलेशन है, एक आम बंदा अपनी नॉर्मल सेंसेस के ज़रिए परसीव कर सकता है किसी चीज़ को, तो वो फैक्ट है। ये वाले जो फर्स्ट पार्ट जो इसका कहलाता है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ द थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, तो ये जो है एक्सटर्नल फैक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये ये फिज़िकल फैक्ट्स हैं और एक्सटर्नल फैक्ट्स कहलाते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो फैक्ट का दूसरा पार्ट है वो कहता है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, किसी भी बंदे की कोई भी मेंटल कंडीशन कैसी है, ठीक है ना, वो भी फैक्ट है। जैसे कि एक बंदे ने एक काम क्या फ्रॉडुलेंटली किया है, ये भी एक फैक्ट है। एक बंदे ने एक काम गुड फेथ में किया है, ये भी एक फैक्ट है। एक बंदा एक ख़ास किस्म का ओपिनियन होल्ड करता है, एक ख़ास किस्म का ओपिनियन रखता है, ये भी फैक्ट है। जैसे कि अगर हमारे ये वाला जो फैक्ट है, दूसरा जो इसका पार्ट है वो फैक्ट इन इशू भी कहलाता है। असल जो मामला चलते हैं वो ज़्यादातर इसी के ऊपर चलते हैं, मेंटल कंडीशन के ऊपर ही चल रहे होते हैं। और इसको जो है साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहते हैं और इंटरनल फैक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर एक केस चल रहा है कि ए ने जो है बी को मारा है, ठीक है, ए ने बी को मारा है, तो इसके ऊपर इसमें ये वाला फैक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि क्या ए ने जो बी को मारा है, क्या वो उसने जानबूझकर मारा है या जाने अनजाने मारा है, या उसमें उसकी कोई बैड इंटेंशन थी, किसी बदला लेने की नीयत से मारा है। तो ये सारा कुछ क्या कहलाएगा? फैक्ट कहलाएगा। ये उसके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होंगे, इंटरनल फैक्ट्स होंगे। ई पार्ट जो इसका है वो है द एक्सप्रेशन, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, advanced electronic signature and security procedures shall bear the meaning given in the electronic transaction ordinance 2002। जो भी इसके अंदर यूज़ होंगे टर्म्स, कोई भी ऑटोमेटेड का टर्म यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन का टर्म यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का टर्म यूज़ होगा, ये सारे टर्म्स का वही मतलब होगा, वही डेफिनेशन होगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर बताई गई है। तो इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी जाके। एफ पार्ट में कहता है द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर द कॉन्टेक्स्ट टू एडमिट्स इंक्लूड्स द मीनिंग गिवन टू इट इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। इसके अंदर भी वो यही बात करते हैं कि जहाँ कहीं भी सर्टिफिकेट का लफ्ज़ आएगा उसमें वही मतलब होगा जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर दिया है। ठीक है, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन वही होगी। अच्छा, ये जो नीचे इलस्ट्रेशंस दी गई हैं वो तमाम जो है फैक्ट के बारे में इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। ये ए से लेकर सी तक, ए बी सी, ये पहले पार्ट के साथ पहले पार्ट की इलस्ट्रेशंस है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ द थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, उसकी डेफिनेशन में आता है। और ये कौन से है? फिजिकल फैक्ट्स और एक्सटर्नल फैक्ट्स में आता है। वो कहते हैं दैट देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर इन अ सर्टन प्लेस इज़ अ फैक्ट, कि कोई भी चीज़ एक ख़ास अरेंजमेंट में रखी गई है, एक ख़ास ऑर्डर में रखी गई है, तो ये फैक्ट है। एक ख़ास प्लेस पर कोई चीज़ रखी गई है तो वो एक फैक्ट है। दैट अ मैन हियर्ड और सा समथिंग इज़ अ फैक्ट, कि एक बंदे ने कुछ सुना या कुछ देखा तो वो फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट, कि एक बंदे ने कुछ अल्फाज कहे तो वो फैक्ट है। और डी और ई पार्ट जो है वो उसका सेकंड पार्ट से डील करता है, उसके फैक्ट इन इशू या मेंटल कंडीशन से, या जिसको साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट्स भी कहते हैं, उसके साथ ये डील करता है। वो कहता है दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टन इंटेंशन, acts in a good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। मतलब कि एक बंदे को कोई इसमें वो कहता है कि अगर एक बंदे की का कोई ख़ास किस्म का ओपिनियन है तो वो फैक्ट है।
कोई बंदे की ख़ास किस्म की इंटेंशन है, मतलब वो एक्ट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है या वो फ्रॉडलेंटली कोई काम कर रहा है, तो वो एक फ़ैक्ट है। सब आर्टिकल 2 जो है वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में है। One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this order relating to the relevancy of facts। कि एक फ़ैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ तब रेलेवेंट होगा जब वो QSO में आगे जो प्रोविजंस दी गई हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, उनमें से किसी भी एक प्रोविजंस में अगर वो फॉल करता है ना, तो वो एक दूसरे के साथ रेलेवेंट होंगे। जैसे आगे प्रोविजंस बताई गई हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, रेस कैस्टे बताया गया है, थिंग्स क्लोजली डन, और सेम ट्रांजैक्शंस में जो चीज़ें होती हैं और मोटिव प्रिपरेशन वगैरह जो भी बताई गई हैं, उनमें से अगर किसी भी एक के अंदर फॉल करती है तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। जैसे एक मोहल्ले में कहीं पे भी चोरी होती है और दूसरा बंदा एक बंदा आकर सबके सामने कहता है कि पुलिस आ रही है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, और उनमें से एक बंदा जो है बहुत परेशान होकर भागने की कोशिश करता है, फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। तो माइट बी पॉसिबल कि जो बंदा घबरा कर निकला है वहाँ से, परेशान होकर जल्दी से निकला है वहाँ से, तो क्या चोरी उसी ने की है? तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। इसका क्लोज 3 कहता है, सब आर्टिकल 3 कहता है, द एक्सप्रेशन फैक्ट एन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with the other facts the existence, non-existence, nature or the extent of any right, liability ascertained or denied in any suit or proceeding necessarily follows। इसमें वो बात करता है कि कोई भी फैक्ट तब फैक्ट इन इशू होगा जब एक बंदा उसको डिनाई करता है और दूसरा बंदा उसको एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो फैक्ट इन इशू होता है। ये फैक्ट इन इशू ही सबसे मेन चीज़ है जिसके ऊपर, जो फैक्ट इन इशू होता है वो ही मेन फैक्ट होता है जिसके ऊपर एक पूरा केस चलता है। आगे वो एक्सप्लेनेशन में बात करता है कि वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट द फैक्ट टू बी असर्टेंड और डिनाइड इन आंसर टू सच इशूज़ इज़ अ फैक्ट इन इशू। कि जब भी एक सिविल प्रोसीजर कोर्ट की की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके अंदर जब कोर्ट एक इश्यूज़ फ्रेम करती है और उस इशू फ्रेम करने के बाद एक पार्टी उस फैक्ट को एडमिट करती है और दूसरी पार्टी उस फैक्ट को डिनाई करती है, तो वो फैक्ट इन इशू कहलाएंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन में वो कहता है कि ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। जब उसका ट्रायल चल रहा था तो कुछ ये वाले फैक्ट जो हैं मे बी इन इशू, के ये वाले फैक्ट्स फैक्ट इन इशू हो सकते हैं जिनके ऊपर केस चल सकता है, जिसको एक पार्टी तो एडमिट कर रही है और दूसरी डिनाई कर रही है, जो कि ये वाले हैं। दैट ए कास्ट बीज डेथ। क्वेश्चन हो सकते हैं ना कि क्या ए ने बी की डेथ काज की है या नहीं। दैट ए हैड इंटेंडेड टू काज बीज डेथ। अगर ए ने बी की डेथ काज की है तो क्या ए चाहता था बी को मारना, या उससे जानबूझकर हुआ है या जाने अनजाने हो। फोर्थ क्लोज इसका कहता है कि अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of a particular case to act upon the supposition that it exists। कि एक फैक्ट को तब प्रूव्ड माना जाएगा जब कोई भी मैटर केस जो है कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट को सारे हालातों वाक़यात देखने के बाद लगता है कि वाकई में ये फैक्ट या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या ऐसा हुआ है। जैसे कि ए के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था ना बी के मर्डर का, जितने भी शहादतें आई, जितने भी एविडेंस आए, जितने भी आई विटनेस आए या जितने भी दूसरे विटनेस आए, वो सारे ए के ख़िलाफ़ थे, बी के हक़ में थे, और आई विटनेस भी प्रोड्यूस किए गए, और एट दी एंड ए ने आकर कन्फेस भी कर लिया कि मैंने ही बी का मर्डर किया है और किस वजह से किया है वो भी बता दिया। तो तमाम हालातों वाक़यात देखने के बाद कोर्ट को पूरी तरह से बिलीव हो गया, पूरी तरह से यकीन हो गया कि ए ने ही बी की डेथ की है, मर्डर काज की। इससे में वो कहता है कि और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of the particular case to act upon this supposition that it exists। कि एक आम बंदा केस के हालातों वाक़यात को देखते हुए, प्रूडेंट मैन के आम नॉर्मल सेंसेस वाला बंदा केस के हालातों वाक़यात को देखते हुए वो समझता है कि शायद ये चीज़ हो सकती है। जैसे
एक केस जो है वो बी के ख़िलाफ़ चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। तो बहुत सारी शहादतें जो है वो ए के ख़िलाफ़ ही आ रही हैं, जिसमें आई विटनेस तो नहीं है लेकिन नॉर्मल विटनेसेस ए के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। और 70 to 80% जो है ए के ख़िलाफ़ ही हर चीज़ चल रही है और बी के हक़ में चल रही है। तो इससे आम बंदा भी परसीव कर सकता है, समझ सकता है कि शायद वाकई में ए ने बी का कत्ल किया है। तो ये भी फैक्ट प्रूव्ड समझा जाएगा। और दूसरा है 5 में कहता है A fact is said to be disapproved when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of particular case, to act upon the supposition that it does not exist. इसमें सेम ही डेफिनेशन है, सिर्फ डज नॉट का इजाफा किया गया है। वो कहता है इसमें कि एक फ़ैक्ट को हम तब डिसअप्रूव्ड मानेंगे जब कि कोर्ट तमाम हालात वाक़यात को देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और या एक नॉर्मल सेंसेस वाला बंदा केस के हालात वाक़यात को देखने के बाद ये समझता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये डिसअप्रूव्ड मानी जाएगी। सेम ही इसकी डेफिनेशन है। नॉर्मल विटनेसेस ए के ख़िलाफ़ आ रहे हैं और 70 to 80% जो है ए के ख़िलाफ़ ही हर चीज़ चल रही है और बी के हक़ में चल रही है। तो इससे आम बंदा भी परसीव कर सकता है, समझ सकता है कि शायद वाकई में ए ने बी का कत्ल किया है। तो ये भी फैक्ट प्रूव्ड समझा जाएगा। और दूसरा है 5 में कहता है A fact is said to be disapproved when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of particular case, to act upon the supposition that it does not exist. इसमें सेम ही डेफिनेशन है, सिर्फ डज नॉट का इजाफा किया गया है। वो कहता है इसमें कि एक फ़ैक्ट को हम तब डिसअप्रूव्ड मानेंगे जब कि कोर्ट तमाम हालात वाक़यात को देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और या एक नॉर्मल सेंसेस वाला बंदा केस के हालात वाक़यात को देखने के बाद ये समझता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये डिसअप्रूव्ड मानी जाएगी। सेम ही इसकी डेफिनेशन है। और इसका 6 जो पार्ट वो कहता है अ फैक्ट इज सेट नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नीदर प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक फैक्ट नॉट प्रूव्ड कब होता है। नॉट प्रूव्ड तब होता है जब वो ना तो प्रूव्ड हो और ना ही डिसअप्रूव्ड हो, ना तो उसके ऊपर मतलब कोई भी उसको प्रूव किया गया है, ना तो उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ लेकर आई गई है, डिसअप्रूव में नहीं हुआ, तो वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड समझा जाएगा। ठीक है, इसका सब क्लोज सब आर्टिकल 7 कहता है वैन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दैट दिस कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसअप्रूव्ड और मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। वो कहता है कि कोर्ट एक फैक्ट को, जिस फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है ना कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आगे जो बहुत सारी प्रोविजंस बताई गई हैं प्रिजम्पशंस के बारे में, प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट के बारे में प्रोविजंस है, जिसके अंदर बताया गया कि अगर कोई भी लॉ कोर्ट के सामने कोर्ट किया जाता है तो कोर्ट उसको समझ सकती है कि वो वाकई में वो लॉ सच है। अगर कोई वकील अपने दलाइल के अंदर कोई भी कोर्ट को जजमेंट पेश कर रहा है या कोई भी लॉ कोर्ट कर रहा है तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर सकती है ना कि वो सच है। और या कोई भी चीज़ें कैप्ट की गई हैं, पब्लिक अथॉरिटी में कोई चीज़ें सेव की गई हैं, ठीक है, तो वो कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो सही ही होंगी, उसके अंदर कुछ भी गलती कोताही नहीं की हुई है। या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई है तो कोर्ट उसको समझ सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है कि वो जेन्युइन कॉपी प्रोड्यूस की गई है, सर्टिफाइड जेन्युइन कॉपी प्रोड्यूस की गई है किसी भी डॉक्यूमेंट की। तो वो जितनी भी चीज़ें जितने भी फैक्ट्स जिनको कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकती है कि वो ठीक है, रियल है, जेन्युइन है, तो उनके बारे में उनको कोर्ट प्रूव्ड ही समझेगी तब तक जब तक कि उसको डिसअप्रूव ना कर दिया जाए या उसके बारे में कोई भी उसके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ ना लेकर आ जाए, तब तक उसको प्रिज्यूम कर सकती है कि वो प्रूव्ड है। ठीक है ना, मे का लफ्ज़ है यहाँ पे। और आगे 8th क्लॉज में वो कहता है कि वैन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसअप्रूव्ड। ऊपर वाले में मे की बात की गई थी कि उसमें कर सकती है और उसमें जो है उसको तब तक वो प्रिज्यूम कर सकती है कि वो प्रूव्ड है जब तक कि उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना आ जाए या उसको डिसअप्रूव ना कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे कहा गया है
वैन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अफेक्ट, जहाँ जहाँ पर कोर्ट ने जहाँ पर इस ऑर्डर ने इस एक्ट के ज़रिए कोर्ट को ये अथॉरिटी हासिल है कि वो किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है, प्रिज्यूम करे कि वाकई में वो फैक्ट ऐसे ही है, ठीक है ना। शेल का लफ्ज़ है कि वाकई में वो फैक्ट ऐसे ही है, तो वहाँ पे उसको प्रूव्ड समझा जाएगा उस फैक्ट को तब तक जब तक कि उसको डिसअप्रूव ना कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि कोर्ट के सामने हम लोग एक जजमेंट पेश करते हैं ना, कोई भी वकील अपनी जजमेंट लेकर आता है दलाइल में, किसी भी हायर कोर्ट की जजमेंट लेकर आता है, तो कोर्ट तो यही समझेगी कि वो तो सच है ना, तो वो उसको प्रूव्ड ही मान लेगी। और अगला उसका है क्लॉज 9 के अंदर, व्हेन वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शेल ऑन द प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शेल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसअप्रूविंग इट। जब भी वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, जब भी इस फैक्ट के ज़रिए किसी भी दूसरे फैक्ट को जो है फैक्ट को इस ऑर्डर ने कह दिया है कि ये दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसके बारे में कोर्ट उसको प्रूव्ड ही मानेगी और उसके बारे में कोई भी और एविडेंसेस अलाउ नहीं है कि उसको डिसअप्रूव करने के लिए कोई और एविडेंसेस अलाउ नहीं है। इस ऑर्डर के अंदर अगर किसी भी फैक्ट को कह दिया गया है ना कि ये दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ है, कि इसके ऊपर अगर एक ये साबित हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली साबित हो गया, ठीक है ना। तो कोर्ट ने अगर कह दिया ना कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, तो फिर दूसरा उसको डिसअलाउ करने के लिए, उसको डिसप्रूव करने के लिए जो नया एविडेंस नहीं अलाउ किया जाएगा, लिटिगेशन को बढ़ाने से बचाने के लिए है ऐसा, ठीक है ना, कि जल्दी जल्दी केस ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा डेफिनेशंस का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। आगे हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा ऑफ विटनेस के बारे में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।